आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की हार्दिक बधाई। अब आज से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब धनतेरस की बात आती है तो बहुत बार मैंने ये सोचा कि ये धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनतेरस की कहानी क्या है। और मुझे जब पता चला कि इसकी असली कहानी क्या है, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया, गूगल, तरह तरह की बातें हैं, तो अब यकीन मानिए धनतेरस की जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि जैसी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ उससे बहुत ज़्यादा हटकर नहीं है। इस कहानी में भी लालच है, इस कहानी में भी साजिश है, इस कहानी में भी अच्छे लोग हैं, इस कहानी में भी बुरे लोग हैं। और धनतेरस मनाने की असली कहानी क्या है मुझे बताया किसी ने, और फिर मुझे लगा मैं आपको सुनाऊं। पर मुझे लगा कि जो कहानी जिन्होंने खुद मुझे सुनाई, अगर उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाऊं तो शायद ज़्यादा इंसाफ होगा इस कहानी के साथ। तो आज की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले ये धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनतेरस के पीछे की कहानी क्या है। मेरे कुलीग, मेरे साथी इस वक्त मेरे साथ हैं, ज्योतिष प्रवीण मिश्रा जी। अक्सर आप इनको टीवी पे देखते होंगे। बहुत बहुत स्वागत। तो एक तो प्रवीण साहब आपका, और अजीब सी बात यह है कि कहाँ जुर्म कहाँ धर्म, तो आज जुर्म और धर्म एक साथ है जी। तो मेरा यही है कि जब से मैंने सुना, आज आपने जब बताया धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनतेरस की कहानी क्या है, ये आपसे जानना चाहता हूँ। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि कई कथाएं प्रचलित हैं, सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, गूगल में हैं, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक कथा है, जो हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है और भी पुराणों में वर्णन मिलता है, वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। एक बार देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे जानना चाहा कि ऐसा कोई है रहस्य, हमें बताइए जिससे कि हम अमर हो सकें। तो भगवान विष्णु ने कहा इसके लिए समुद्र मंथन करना चाहिए। तो मंथन क्या होता है हम आपको पहले बता दें। जिस तरीके से आप अपने घर में दूध से दही बनाते हैं, फिर दही को मथानी से मथ करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसमें से घी निकालते हैं, तो वो घी एक तरह का अमृत है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग समुद्र का मंथन करिए और उसमें से अमृत निकलेगा, उसका जो पान करेगा वो अमर हो जाएगा। तो लेकिन समुद्र मंथन आसान नहीं था, अकेले देवताओं के बस का नहीं था। तो इसमें यह हुआ कि भाई राक्षसों का भी सहयोग ले लिया जाए, और राक्षसों से जब ये बात की गई कि भाई अमृत निकलेगा और हम सब बराबर बराबर बांट लेंगे, तो वो भी राजी हो गए। तो उसके लिए मथानी बनाने के लिए मद्राचल पर्वत से निवेदन किया गया कि आप मथानी का रूप धारण कर ले, और वासुकी नाग से निवेदन किया गया कि मथानी में जो रस्सी बांधी जाती है, आपने घरों में देखा होगा मक्खन मथने के लिए, दही मथने के लिए जो रस्सी बांधी जाती है, तो उसके लिए वासुकी नाग तैयार हो गए। और उसका बेस जो है कि मद्राचल पर्वत हिले नहीं, डूबे नहीं समुद्र में, क्योंकि मथानी ऊपर ऊपर चलती है, बेस में टकराएगी तो मटकी फूट जाएगी। तो उसके लिए भगवान विष्णु स्वयं तैयार हुए और उन्होंने कच्छप का रूप धारण किया, कछुए का। और भगवान विष्णु का वो कुर्मा अवतार कहा जाता है। तो वो नीचे बेस में चले गए, उसके ऊपर मद्राचल पर्वत बैठा, फिर वासुकी नाग की मथानी बनाई गई, वो रस्सी बनाई गई, और जो है मंथन शुरू हुआ। तो देवता बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा कि जो वासुकी नाग का मुख का जो पार्ट है उसको असुर पकड़ लें, और जो पूंछ का पार्ट है देवता पकड़ लें। तो वासुकी नाग को जब ये लोग मथ रहे थे, उनके पेट में दबाव पड़ रहा था, तो वो सांस लेते थे, उसकी फुसकार से जो हवा निकलती थी उसकी वजह से राक्षस और काले होते गए, उस विष की वजह से। तो काले होते गए, देवता पीछे पूंछ पकड़े थे, उनको आराम था। अब जब ये समुद्र मंथन शुरू हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले। पहली जो चीज निकली थी वो हलाहल विष निकला था, जिसको भगवान शिव ने पान किया और वो नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव ने योग बल से अपने गले में उसको रोक लिया था। फिर इसके बाद बहुत सारे रत्न निकले, उनमें से जैसे एरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, और अंत में जो है अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। और वो धन्वंतरी जो है भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। असल में जो पूरा समुद्र है वो भगवान विष्णु का ही माना जाता है, वो क्षीर सागर में ही निवास करते हैं। तो उन्होंने अपने में से ही देने की कोशिश की थी देवताओं को। तो अमृत कलश लेकर के निकले, तो जैसा वादा था देवताओं और राक्षसों के बीच में कि हम आपस में बांट लेंगे और सब लोग अमर हो जाएंगे, लेकिन देवताओं ने षड्यंत्र रचा और अमृत कलश लेकर के भागे।
राक्षसों ने उनका पीछा किया, दोनों में काफ़ी घमासान हुआ, युद्ध हुआ, और जहाँ जहाँ ये अमृत की बूंदें गिरी इस खींचा तान में, वहाँ वहाँ कुंभ का पर्व मनाया जाता है। नदियों में गिरी थी, गंगा में गिरी, शिप्रा में गिरी। फिर आखिरी में भगवान विष्णु ने समाधान निकालने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया और समझाया राक्षसों को कि हम जो है दोनों को अमृत पिला देंगे। लेकिन क्योंकि ये षड्यंत्र था, तो देवताओं को तो अमृत पिलाया जा रहा था, राक्षसों को नहीं दिया जा रहा था। तो एक उनको पानी पिलाया, हाँ, उनको जो है, तो एक स्वर भानु नाम का राक्षस था, वो बड़ा मायावी था, इंटेलिजेंट था। उसको ये पता लग गया कि भगवान विष्णु जो है देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं पर हमें नहीं मिल रहा है, तो वो देवताओं का रूप बना करके उनकी पंक्ति में बैठ गया। दोनों अलग अलग लाइन में बैठे थे। तो सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया कि ये स्वर भानु तो हमारी लाइन में आके बैठ गया। तो उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि ये जो है राक्षस है। तब तक भगवान विष्णु उसके हाथ में अमृत दे चुके थे, वो पान कर चुका था, उसके कंठ तक पहुंच गया था। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसके कंठ को काट दिया। ऊपर का पार्ट राहु कहलाता है और जो धड़ का पार्ट है वो केतु कहलाता है। तो इस तरीके से समुद्र मंथन से जो असली कहानी धनतेरस की ये है कि जो अमृत कलश लेकर निकले थे भगवान धन्वंतरी, उनका जन्मदिन था और ये इसी दिन था, धन त्रयोदशी के दिन। तो त्रयोदशी तिथि के दिन जब वो अमृत कलश लेकर के निकले थे तो उन्हें देवताओं का डॉक्टर माना गया, क्योंकि वो औषधि थी अमृत जो अमर बनाती थी। तो उनके जन्मदिन को मनाने की परंपरा शुरू हुई, वहाँ से ये धनतेरस की परंपरा शुरू होती है और आज तक हम उसको मनाते हैं। लेकिन यहाँ ये बताइए कि धनतेरस पे ये जो मैं सुनता आया हूँ शुरू से, अपनी टीम में भी बहुत लोग बात करते हैं कि आज के दिन सोना खरीदो, बर्तन खरीदो, पीतल खरीदो, तांबा खरीदो, नई गाड़ी खरीदो, कुछ भी खरीदो। जी जी जी। तो ये उसका इससे क्या रिश्ता है? सीधे सीधे सर कहा जाए तो कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन देवताओं के डॉक्टर धन्वंतरी का जन्म हुआ था। उस दिन हमें उनका जन्मदिन मनाना चाहिए और स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सब कुछ अर्जित कर लेंगे। तो धनतेरस के दिन सबसे अच्छा जो कार्य है वो है ज़रूरतमंद गरीब लोगों की मदद करना, उनके लिए दान करना। और सबसे बड़ा जो दान है औषधियों का दान। अब औषधियों का दान हम ऐसे कर नहीं सकते, संभव नहीं है। तो अगर आपको कोई ज़रूरतमंद गरीब आदमी मिल जाए जो बीमार हो तो उसका पर्चा लेकर के मेडिकल से आप जो है उसकी महीने भर की दवाई दिलवा दीजिए। वो भी संभव नहीं तो आजकल बहुत सारे ऐसे बाम आते हैं जो हम जब हमें दर्द हो कहीं तो लगा सकते हैं, सिर दर्द, बदन दर्द में, तो वो बाम आप ले सकते हैं। और वो जैसे जो ठेली चलाते हैं, हाथ वाला रिक्शा चलाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग गरीब लोग हैं, उनके बीच में बांट दें। तो दान करने से अवश्य आपको पुण्य मिलेगा। सोना चांदी खरीदने की जो परंपरा है इसका शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं है। ये धीरे धीरे समाज में प्रचलित हुई, क्योंकि आगे चल के दीपावली का पर्व मनाया जाता है और ये 5 दिवसीय त्यौहार है। तो आप धन त्रयोदशी के दिन शुभ मानने के लिए कुछ चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं कि आप सोना खरीदें, कंपलसरी नहीं कि आप चांदी खरीदें। उस दिन आप ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो आप लक्ष्मी पूजन में प्रयोग करते हैं। जैसे खील बतासे ले सकते हैं आप, लक्ष्मी जी को चढ़ाना है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले सकते हैं आप पूजा में जो छोटे छोटे बर्तन इस्तेमाल करते हैं पीतल के, तांबे के, अपने मंदिर में, वो ले सकते हैं आप। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो शास्त्र ये कहता है कि स्वर्ण सबसे पवित्र धातुओं में स्वर्ण की गिनती होती है, फिर रजत यानी चांदी की, और फिर होती है तांबे की। तो ये पवित्र धातुएं मानी जाती हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप सोने का कोई सामान ले लें, लेकिन इसका धनतेरस से आप कोई लेना दे, ये एक पवित्र धातु है। तो आप जैसे पूजा पाठ में, अब तो आम आदमी का बजट ही नहीं कि वो सोने का कोई चीज़ प्रयोग कर ले, तो लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। आप जो है तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं पूजा के लिए, जो है लोटे आजकल आते हैं, भगवान सूर्य को जल देना है वो लोटा ले सकते हैं। ये पवित्र धातुएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने सोना खरीदा, चांदी खरीदा तो वो 100 गुना बढ़ जाएगा या वो जो है तभी आप धनतेरस मना पाएंगे। इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है। धन त्रयोदशी के दिन अगर आप दान करेंगे तो उसका पुण्य अवश्य आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा। मतलब खरीद कर घर में जमा करने की बजाय अगर ज़रूरतमंद और गरीबों की आप मदद करें, जी जी, और ख़ास तौर पर जैसा आपने बताया औषधि यानी मेडिसिन, हाँ, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें जो
इस लायक नहीं जी। है, और अगर आप मदद करते हैं उनकी, चाहे दवाओं के तौर पर ये, तो शायद ज़्यादा पुण्य मिले। बिल्कुल, क्योंकि आप धन्वंतरी जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो धन्वंतरी जी को तभी ऐसा तो नहीं धन्वंतरी जी के नाम से वो धन उठा के और फिर लोगों ने यही सोचा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही जैसे धन्वंतरी त्रयोदशी था, त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म बनते बनते धन त्रयोदशी आ गया और बाजारवाद ने उसको पकड़ लिया। और आज जो है, जो सोना चांदी बेच रहे हैं, जो गाड़ी बेच रहे हैं, वो अपने लिए तो ना गाड़ी खरीद रहे हैं, ना अपने लिए सोने के सिक्के रख रहे हैं, ना चांदी के, आम जनता को बेच रहे हैं जा करके। उनके पास तो ये समय भी नहीं होता, रात को 2-2 बजे तक सर दुकानें खुली रहती हैं कि वो अपना खुद पूजा कर लें। उनके यहाँ तो माल इकट्ठा हो जाता है, कैश इकट्ठा हो जाता है, वो तो मुझे नहीं लगता पूजा करते बहुत हैं। बड़ी पते की आपने बात बताई कि जो बेच रहे हैं उनके पास खुद टाइम नहीं है, क्योंकि 2-2 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। मुझे नहीं लगता सर वो पूजा कर पाते होंगे, क्योंकि लेकिन पूरा मतलब ही बदल गया। हाँ, धनतेरस का हाँ, जो शुरुआत में था, जो आज के दौर में बाजारवाद, जो बाजारवाद हावी हो गया। तो मेरे असल में मन में ये सवाल था कि धनतेरस की कहानी क्या है, और जब मुझे प्रवीण भाई ने बताया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और इसीलिए मैंने कहा कि फिर ये कहानी, क्योंकि मैंने यहाँ चेक किया, मेरे टीम में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, इवन शिकारपुरी को भी कुछ नहीं मालूम, इससे तो खैर कुछ भी नहीं मालूम। तो इसीलिए मैंने कहा कि सीधे इन्हीं की ज़ुबानी आपको ये कहानी सुनाऊँ, तो कम से कम इसका मतलब आप भी समझें, और नई जानकारी हमेशा अच्छी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका प्रवीण भाई। जी जी, थैंक यू सो मच। और क्राइम तक के दर्शकों का भी धन्यवाद, आप प्रेम बनाए रखें। तो अभी आपने धनतेरस की कहानी सुनी, जैसा मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी इस जो नहीं थी जानकारी, और मेरे मन में ये सवाल था कि आखिर धनतेरस क्यों। बट आज जो प्रवीण मिश्रा जी ने बताया कि कैसे बाजारवाद ने पूरा मतलब बदल दिया है। धनतेरस का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई सोना चांदी ये सारी चीज़ें खरीद कर लाएं। बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करें तो कहीं ज़्यादा पुण्य और सवाब मिलेगा। खैर, हैप्पी धनतेरस। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वापस आते हैं अपनी आज की कहानी के ऊपर। बात 21 जनवरी 2019 की है। चेन्नई का एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग यार्ड। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, जहाँ शहर भर के कचरे को लाकर फेंका जाता है। बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, वहाँ आप ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो सकते, बदबू इतनी तेज़ होती है। इत्तेफाक से मुझे ऐसे कई डंपिंग यार्ड में जाने का मौका मिला, मजबूरी में, किसी न किसी क्राइम सीन के चक्कर में, और वहाँ वाकई खड़ा रहना, मतलब क्या बताऊँ। आकर घर कई बार नहाते हैं तब भी बदबू नहीं जाती कपड़ों से, लेकिन पेशे की मांग है तो गया हूँ कई बार। तो 21 जनवरी 2019 को चेन्नई के इसी डंपिंग ग्राउंड से एक शख्स गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र कूड़े के ढेर में एक पॉलीथीन पर पड़ी। जब उसने पॉलीथीन को देखा जाकर करीब, तो वो सिहर उठा। उसके अंदर से कुछ इंसानी उंगलियां नजर आ रही थी। हिम्मत करके वो और करीब गया। जब करीब गया और उसने पैर से थोड़ा सा पॉलीथीन को हिलाया डुलाया, तो एक पूरा हाथ बाहर निकल आया। वो घबरा गया। इसके बाद फ़ौरन वो लोकल लोगों के ज़रिए पुलिस तक की खबर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पॉलीथीन को खोलती है। पॉलीथीन के अंदर एक महिला का कटा हुआ हाथ था, राइट हैंड, और कुछ उंगलियां थी कटी हुई, और उसमें पैर भी थे। पुलिस ने उसको उठाया, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब उसको उठाकर ले गई, हॉस्पिटल में रखवा दिया। तभी कुछ देर बाद चेन्नई के एक दूसरे पुलिस स्टेशन को एक और कॉल आई कि वहाँ पर एक अय्यर नदी है, उसी नदी के पास भी एक पॉलीथीन है, और उस पॉलीथीन में भी एक हाथ है और कुछ उंगलियां हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस पॉलीथीन को उठाती है, उसमें से भी लाश के टुकड़े थे, ले जाती है। फिर शाम होते होते ऐसी 1-2 जगह से और खबर आती है, सारे ऐसी सुनसान जगह। तो उन सारी जगहों पे पॉलीथीन एक ही तरह की, और उसमें इंसान के हाथ पैर उंगलियां। तो वो सारी चीज़ें पुलिस इकट्ठा करती जाती है, और जब ये सारी इकट्ठा हो जाती है, अगले दिन फिर इसके बाद कोई खबर नहीं आती। तो जो सारे टुकड़े जोड़े गए थे, उसको देखकर ये पता चल गया था कि ये किसी महिला की लाश के टुकड़े हैं। लेकिन सर और एक पैर अब भी गायब था। बाकी जिस्म का पूरा हिस्सा मिल चुका था, सर नहीं था और पैर नहीं था। अब पुलिस ने उन सारे टुकड़ों के जरिए मरने वाले की शिनाख्त करने की कोशिश की। चेन्नई में जितने भी थाने थे, हर जगह खबर भिजवाई गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस आसपास के इलाकों में भी ढूंढती रही, कई टीमें बनाई गई। फिर पुलिस को लगा कि शायद सर और बाकी हिस्से जो है वो मिल जाए, तो उससे कुछ केस को सुलझाया जा सके। तो उन्होंने कहा कि पहली जो
क्लू मिली या पहला पॉलीथिन वो इसी डंपिंग यार्ड से मिला था, तो हो सकता वहाँ और मिले। अब पुलिस की कई टीमें मजदूरों को इकट्ठा करती है और करीब 12,000 टन कचरे को उलट पुलट करके रख देती है एक इंसानी सर और पैर की तलाश में। 12,000 कचरे टन, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। अब राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल में इन सारे शव के टुकड़ों को रख दिया गया था। पुलिस अब कोशिश कर रही है कि महिला का एक बार सुराग मिले तो फिर आगे की कहानी पता चले। धीरे धीरे वक्त बीता लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 25 दिन बीत जाते हैं। अब 21 जनवरी की जगह फरवरी का महीना आ गया। पुलिस के हाथ अब भी खाली है। मोर्चरी में उसी तरह लाश के टुकड़े हैं, सर और एक पैर गायब है। तभी 25 दिन के बाद चेन्नई के ही थुथुकोडी पुलिस स्टेशन में से एक फ़ोन आता है। ये जो डंपिंग यार्ड पुलिस स्टेशन थी, जो जुरिस्डिक्शन वहाँ पर, और वो बताता है कि साहब हमसे गलती हो गई, यहाँ पर ना करीब 25 दिन पहले एक महिला आई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई थी अपनी बेटी की गुमशुदगी की, और उसकी उम्र भी लगभग वही है, करीब 30-35 के दरमियान, बल्कि 38 साल। पुलिस को पहली बार क्लू मिला, वो उस एड्रेस पर जो कंप्लेनेंट थी उसके घर पहुंची। उसने पूछा तो उसने कहा एक मेरी बेटी, उसका नाम संध्या है और वो गायब है, 25 दिन हो गए। मैं उसके हस्बैंड से पूछती हूँ, हस्बैंड कहता है वो तो लास्ट 19 जनवरी को निकली थी और उसके बाद यही कहते हैं गई थी कि मायके जा रहे हैं, लेकिन आई नहीं, और 21 जनवरी को ये लाश के टुकड़े मिले थे। अब लाश के टुकड़े हैं, सर नहीं है, पैर नहीं है, शिनाख्त भी कैसे हो। खैर फिर भी पुलिस वाले उसको लेकर मोर्चरी पहुंचे उनके घर वालों को। इस दौरान में एक पुलिस वाले ने कहा, साहब बड़ी हिम्मत करके मैंने देखी थी जो लाश के टुकड़े थे, जो हाथ मिले उसमें एक हाथ पर एक टैटू बना हुआ है और उस टैटू के जरिए भी कुछ शिनाख्त हो सकती है। तो दाहिने हाथ पर जो ये टैटू बना हुआ था वो उसकी माँ को दिखाया गया, जिस कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की थी। माँ ने जैसे ही टैटू देखी वो रो पड़ी कि यही उसकी बेटी संध्या है। फिर एक पैर जो मिला उसमें कुछ पाजेब टाइप की चीज़ें थी, उसने उसको भी पहचान लिया और इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि ये लाश जो टुकड़ों में अलग अलग जगहों से मिली थी ये संध्या की है। अब पुलिस मर्डर का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू करती है। माँ से स्टेटमेंट लेती है। माँ बताती है कि मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया, दामाद कह रहा वो 19 फरवरी को घर से निकली थी और उसके बाद मुझे भी पता नहीं। अब पुलिस इस बात पे हैरान कि जिसकी बीवी अगर 25 दिनों से गायब है तो वो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाया कि नहीं। चेक किया जाता है, पता चला नहीं, उसने कहीं रिपोर्ट नहीं लिखाई। पुलिस को शक होता है। अब पुलिस बालकृष्ण, संध्या का हस्बैंड, उसके घर पहुंचती है। पूछताछ के लिए उसे कस्टडी में लेती है। बालकृष्ण जो तमिल फिल्मों में एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे और उन्होंने लास्ट एक फिल्म बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, माली हालत ख़राब थी। तो शुरुआत में पूछताछ में वो कहते रहे कि मेरी बीवी तो चली गई थी 19 को ही मायके, हमारा कुछ झगड़ा हुआ था, इनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन फिर पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 19 और 20 तारीख के दरमियान बालकृष्ण कई बार अपने घर से निकला और उसके हाथ में कई ऐसे पॉलीथिन थे जो सेम डंपिंग यार्ड से लेकर अलग अलग जगह मिले। पुलिस की टीम अब घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है तो सेम पॉलीथिन जिसमें लाश के टुकड़े मिले थे वही घर पर मिलते हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है। पुलिस ऑफिशियली अरेस्ट कर लेती है बालकृष्ण को और अब उससे तसल्ली से पूछताछ करती है। कुछ वक्त के बाद ही बालकृष्ण अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा है। अब जो पूरी कहानी सामने आती है इसके बाद, वो कहानी ये थी कि बालकृष्ण तमिल फिल्मों में एक प्रोड्यूसर था। 2002 का दौर था। संध्या अपने छोटे से शहर से चेन्नई आई थी एक एक्ट्रेस बनने के लिए। छोटे मोटे उसने रोल भी किए। इसी दौरान में एक फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए उसकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई। 2002 की ये बात थी। दोनों मिले, उसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। बाद में दोनों के बच्चे भी हुए। अब संध्या एक प्रोड्यूसर की वाइफ थी और फिल्मों में अपना ट्राई कर रही थी। कुछ छोटे मोटे रोल मिले भी, लेकिन जो उसका सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था।
इस दौरान में बालकृष्ण की भी कुछ फिल्में जिसमें पैसे लगाए वो सब डूब गए। अब उसकी माली हालत भी खराब। बालकृष्ण की जब माली हालत खराब हुई तो संध्या ये सोच कर कि चलो हस्बैंड की कुछ मदद करेंगे, कुछ अच्छे फिल्म में मिल जाए, ऑफर मिल जाए, रोल मिल जाए, तो ये सोच कर अब वो फिल्म इंडस्ट्री में फिर से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर काटने लगी। पर बालकृष्ण को अब ये पसंद नहीं था। इस बात में झगड़ा हुआ। संध्या ने एक दिन झगड़े के बाद बालकृष्ण का घर छोड़ा और अपने माँ बाप के घर पहुंच गई और वहीं रहने लगी। दोनों बच्चे बालकृष्ण के पास थे। अब बालकृष्ण और परेशान उठा। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने भाई के हवाले किया और कहा कि मैं फिर से अपनी फिल्म में कामयाबी के लिए कोशिश करता हूँ। इस दौरान फिर संध्या भी अपने फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखने के लिए ज़ोरों शोर से कोशिश करने लगी। वो अलग अलग जाकर प्रोडक्शन हाउस से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से मिलती। ये बात बालकृष्ण को पता चली। बालकृष्ण को धीरे धीरे लगा कि फिल्मों के ऑफर और फिल्मी दुनिया की कुछ सच्चाई शायद पता हो। तो उसे लगा कि कोई ना कोई है जो संध्या की ज़िंदगी में आ चुका है, कोई बॉयफ्रेंड है और फिल्मों में उसको फिल्में दिलाने के लिए मदद कर रहा है। अब वो शक करने लगा। उसे ये भी लगा कि शायद संध्या अब कास्टिंग काउच का भी शिकार हो रही है। कास्टिंग काउच एक शब्द, एक टर्म यूज़ होता है फिल्म इंडस्ट्री में, किसी को कोई रोल देने के लिए, ख़ासतौर पर फीमेल एक्ट्रेस को, उसका शोषण करना। तो अब ये शक होने लगा। उसे लगा कि संध्या को शायद एक दो ऐसे प्रोजेक्ट मिल भी गए, तो उसे लगा कि आसानी से नहीं मिला, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बालकृष्ण को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने संध्या को पहली बार, अब संध्या चूँकि अलग रह रही थी, उसने उसको कांटेक्ट किया और कहा कि ठीक है, तुम फिल्म में काम करना चाहती हो, मैं तुम्हें अब रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम घर लौट आओ। बच्चे दोनों अकेले हैं और अब मैं झगड़ा भी नहीं करूँगा। संध्या को लगा कि शायद बालकृष्ण बदल गया। वो 19 जनवरी को घर लौट आती है 2019 अपने पति के पास। लेकिन घर लौटते ही फिर से झगड़ा होता है और इस झगड़े के बाद बालकृष्ण घर के अंदर ही गला घोंट कर संध्या को मार देता है। फिर लाश को रखता है। बच्चे दोनों बीवी भाई के पास थे, बाथरूम में। इसके बाद बाजार जाता है, वहाँ से तेज़धार हथियार खरीदता है, पॉलीथीन खरीदता है, बोरी खरीदता है। आने के बाद तसल्ली से लाश के कई टुकड़े करता है। फिर इसके बाद वो पहली किस्त ले आकर जो डंपिंग यार्ड था चेन्नई का सबसे बड़ा, जहाँ कचरा फेंका जाता है, वहाँ फेंका। उसे लगा कि हज़ारों टन कचरों में ये भी छुप जाएगा। बाकी किसी नदी के किनारे, कहीं जंगल के किनारे फेंकता गया और फिर आराम से घर में रहने लगा। लेकिन 25 दिन बाद माँ ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, तब ये कहानी सामने आई। पुलिस ने उसकी सारी बातें सुनी, उससे पूछा सर और पैर। उसने कहा उसने डंपिंग यार्ड में ही फेंका। पुलिस ने फिर से तलाशी ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में संध्या का सर और बायां पैर दोनों बरामद नहीं हुआ और अब इसकी उम्मीद भी नहीं है। ये मामला अब भी लोअर कोर्ट में है। फैसला शायद आने वाला है। अपनी ही पत्नी का कत्ल और बेरहमी से लाश के टुकड़े और टुकड़ों को भी कहाँ कहाँ फेंका, डंपिंग यार्ड तक में जाकर। तो जब भी फैसला आएगा आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। फिलहाल इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले एक तो फिर से धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कल छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली की भी हार्दिक बधाई। हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली। और मंडे को दिवाली है तो हैप्पी दिवाली। कल तो वैसी संडे कहानी होती नहीं, मंडे दिवाली है तो मंडे को बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप सब लोगों के साथ मैं भी छुट्टी करूँगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी ट्यूसडे को। अच्छे से दिवाली मनाइएगा। अपने घर को रोशन करने के साथ साथ अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स दिखे जिसके ज़िंदगी में अंधेरा हो, ज़रा सी रोशनी उसकी ज़िंदगी में अगर आप ला देंगे तो दिवाली में और 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि सामने वाले के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना, उससे बड़ा काम कोई नहीं है। तो मौका मिले तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। अपने घर को भी जगमगाइए और उन लोगों के भी घर को जगमगाइए, शायद जो मजबूर हों, लाचार हों। तो वंस अगेन पूरी क्राइम तक फैमिली में